फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये एक पेपर है जो कि टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने सेंड किया था। ये PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है, तो ये पेपर सॉल्व कराने के लिए बोला था। तो ये PhD के लेवल का क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बिल्कुल नेट और PhD के बेसिस का है। तो ये आपको आपके और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। तो ये होम साइंस का पेपर है, स्पेशली फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का। तो हमारा इसमें जो फूड साइंस का पोर्शन है वो इसमें से कवर हो जाएगा। तो मीन्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और मेन सब्जेक्ट क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो मीन्स ये जो भी क्वेश्चन इन्होंने बनाए होंगे, इन्होंने पूरा जो होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड सिलेबस है, पूरे सिलेबस को लेके बनाया होगा। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल जो फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है वो एक थोरोलो हमें एक बोल सकते हैं कि हमें एक ओवरऑल फूड ये जो सिलेबस है इसका भी एक रिविज़न हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं भी अगर आप PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो ये आपको एक पूरी रिवीजन की तरह हेल्प करेगा। क्योंकि इसको मैंने पेपर देखा है, मैंने इसको पढ़ा है, सॉल्व किया है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मीन्स एक अच्छा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो रहे हैं। और मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन को जो फ्रेम किया गया है, जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हम देखते हैं कि जो डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन। यहाँ पे बोला गया है कि जो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? लैक्टोज होता है, ठीक है। अब और भी एग्जांपल्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। डाइसैकेराइड क्या है? लैक्टोज है। ये लैक्टोज को जो डाइजेस्ट करते हैं जो एंजाइम्स, वो क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं लैक्टेज। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे लैक्टोज होगा वहीं पे तो लैक्टेज एंजाइम मिलेंगे। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम फूड ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट माउथ में ब्रेक हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। और माउथ में कितनी देर के लिए फूड रहता है? ज़रा देर के लिए। हमने पढ़ा है ना वहाँ पे कि सारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, कुछ जाके हमारे आगे स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, वहाँ तक जाता है। तो जो माउथ में डाइजेस्ट हो गया वो तो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब ये डाइसैकेराइड जा रहा है इंटेस्टाइन में, तो सिंपल सी बात है, इस पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स भी हमें कहाँ मिलेंगे? इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो डाइसैकेराइड है इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए जो डाइसैकेराइड वाले एंजाइम्स यूज़ होते हैं ये कहाँ बनेंगे? सिंपल सी बात है, ये डाइसैकेराइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो भी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन द इंफॉर्मेशन इन द DNA इज ट्रांसफर टू साइटोप्लाज्म बाय द वे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब DNA सिंथेसिस हो रहा है उसमें हमें DNA को किस टाइप की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये मैसेज जो है ये RNA ट्रांसफ़र करता है। तो ये क्या हो रहा है? ये मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है साइटोप्लाज्म तक, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और DNA को कैसे प्रोटीन चाहिए साइटोप्लाज्म को कैसे पता होगा? जब RNA यहाँ पे मैसेज लाएगा, और मैसेज लाएगा मीन्स जो मैसेंजर RNA है ये मैसेज लेके आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा mRNA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनोलेइक एसिड हैज़ द फॉलोइंग केमिकल नेचर। लिनोलेइक एसिड में इनके केमिकल नेचर क्या होता है? तो इनका जो केमिकल नेचर होता है वो 18:2 ओमेगा 6 ये इनका केमिकल नेचर है, जो लिनोलेइक एसिड होते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इधर पे हिंदी में भी है तो आप आराम से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सेवरल बैक्टीरिया ऑफ द नॉर्मल मैमेलियन इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा है कि ना इंटेस्टाइन में माइक्रोफ्लोरा होते हैं और अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये मिलकर एक प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, एक विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। तो वो विटामिन क्या है? तो वो है विटामिन
के, विटामिन के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि विटामिन बी के भी कुछ, क्योंकि हमने बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा है ना, तो विटामिन बी में बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो कुछ विटामिन बी भी सिंथेसिस होती हैं, बट यहाँ पे बी का ऑप्शन नहीं दिया है, स्पेशली के। तो विटामिन के का जो है सिंथेसिस वो इंटेस्टाइन में भी होता है। जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं ये मिलके जब इनमें फर्मेंटेशन होता है तब विटामिन के का यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रो विटामिन ए इज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रो विटामिन ए कौन सा है? तो हमने पढ़ा है ना प्रोविटामिन प्रिकर्सर, हमने प्रिकर्सर क्या पढ़ा है? कैरोटीनाइड या फिर बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम का कंपोनेंट क्या है? हमने पढ़ा है कि जो भी कोएंजाइम्स हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें विटामिन बी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और विटामिन बी में भी स्पेशली पैंटोथेनिक एसिड, जो पैंटोथेनिक एसिड है ये प्ले करता है रोल एज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होती है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, फॉलिक एसिड की जो कमी होती है इससे हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कोबैलामाइन, इसमें बताना है आपको, ये एक ऐसा कोबैलामाइन को हम B12 बोलते हैं ना, साइनोकोबैलामाइन या कोबैलामाइन, तो इसमें कौन सा एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको हम कोबैलामाइन बोलते हैं? तो जो एलिमेंट है इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बिल्कुल भी याद रखना है कि जो B12 में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो विटामिन B12 है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसको हम कोबैलामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये कैल्शियम के प्रॉपर रेगुलेशन में और इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोमेलेन एंड पेपेन एंजाइम आर, जो ब्रोमेलेन और पेपेन पपाया में पाया जाता है, ब्रोमेलेन जो है वो पाइन एप्पल में पाया जाता है, और ये दोनों कौन से एंजाइम हैं? ये दोनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमने एक और पढ़ा है यहाँ पे कि जो मीट होता है जब उसमें रिगर मॉर्टिज्म हो जाता है, रिगर मॉर्टिज्म, अगर आपको इसका एक वर्ड में मीनिंग पता है रिगर मॉर्टिज्म किसको कहते हैं तो आप बताइएगा, अदरवाइज इसका एक वर्ड में मीनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। रिगर मॉर्टिज्म मीट में होता है और उसी ये रिगर मॉर्टिज्म को कम करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जिससे मीट जल्दी कुक हो जाए, उसके लिए इसमें पेपेन एंजाइम को मिलाते हैं, जो कि यहाँ पे आधा एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही गया है कि पेपेन एंजाइम किस लिए यूज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ हो रहा है प्रोटीनेज, तो आपको आधा एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गया है। अगर आप थोड़ा सा भी आप बताइएगा कि रिगर मॉर्टिज्म को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो ब्रोमेलेन और पेपेन जो है ये प्रोटीनेज एंजाइम हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? उनके न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है? जैसे प्रोटीन है एमिनो एसिड से मिलके बनती है, तो ऐसे ही जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनते हैं। हम बोलते हैं ना आरएनए डीएनए में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक बेस है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक यूनिट है जिसके मिलके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बोन्स द प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम टू फॉस्फोरस इज, हमने पढ़ा है कि 1:1 का इनमें जो रेशियो है वो 1:1 का प्रोपोर्शन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है वो मिथियोनिन है। इसके बाद में एक और होता है एमिनो एसिड जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, वो होता है सिस्टीन। जो सिस्टीन एमिनो एसिड और मिथियोनिन ये दो ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर हमने पढ़ा होगा कि जो ये ब्राउनिंग होती है इसके लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे एग्जैक्ट पीएच मिलना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, ठीक है, पीएच हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंजाइम हो गया, और फेनोलिक
एसिडिक कंडीशन हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से ब्राउनिंग होती है। तो यहाँ पे जो फेनोलेज होता है ये भी एंजाइम है जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीम इज़ अ पोरफायरिन मेड अप ऑफ। हीम जो है पोरफायरिन है, ये कितने रिंग से मिलके बना होता है? तो हमने पढ़ा है ना कि हीम जो है वो 4 रिंग से मिलके बना होता है, इसमें 4 वैलेंसीज होती हैं, तो इसमें 4 पायरोल यूनिट्स होती हैं। हीम मीन्स हीमोग्लोबिन ब्लड, तो ग्लोबिन तो प्रोटीन हो गया, हीम जो है ये हीम जो है पोरफायरिन से मिलके बना होता है, इसमें 4 यूनिट्स होते हैं, इनको 4 पायरोल यूनिट्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर कंपाउंड्स इन सिट्रस ऑयल कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लेवर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स आर। मीन्स ऐसा कौन सा सिट्रस ऑयल प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में जो इनमें फ्लेवर या अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो तो टर्पीन कंपाउंड्स जो होते हैं ये सिट्रस फ्रूट्स में मेनली फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फ्रेंड्स तुमको मतलब आपको जो है आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है इसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 16 इज HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये है पॉस्चराइजेशन का एक मेथड। तो अगर पॉस्चराइजेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक इस पर अच्छे से पूरा वीडियो डिस्कस किया है, हमने उसमें पॉस्चराइजेशन को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वो यहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात की गई है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पॉस्चराइजेशन मेथड की। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पॉस्चराइजेशन मेथड में कितना टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम पूछा है कि कितना टेम्परेचर और कितना टाइम होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में 71, नॉर्मली 71 लिखा होता है, तो 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड, तो टाइम 15 सेकेंड ही है। हो सकता है टेम्परेचर में आपको कहीं पे 71 या 72 मिल जाए, बट टाइम जो है ये 15 सेकेंड ही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक होल्डिंग मेथड आता है, उसको हम होल्डिंग प्रोसेस या बैच प्रोसेस बोल सकते हैं, तो उसमें टेम्परेचर होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे पूछा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि 71 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 15 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। इनमें से कौन सी रेडिएशन है जिनकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है? तो ये गामा रेज जो होती हैं इनकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, मीन्स ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके दूसरी साइड जा सकती है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है वो गामा रेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द फ्रीजिंग रेट इज स्लो द साइज ऑफ द क्रिस्टल वुड बी। जब फ्रीजिंग रेट स्लो होगा तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े क्रिस्टल बनते हैं, और जब फ्रीजिंग रेट हाई होता है तो क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे बनते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल टेस्ट ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन इज। जो सेंसरी इवैल्यूएशन में हम एक ट्राइंगल टेस्ट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? तो ये डिफरेंस टेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें एक हमने सेलेक्ट करके रखा है कि ऑड ये है, उसके बाद एक हमने मीन्स बना के रखा है कि ये हमारा जो है ये हमने एक सैम्पल जो भी हम एक इसमें ट्राइंगल है तो यहाँ पे 3 सैम्पल होते हैं, हमने 2 सैम्पल को अलग करके रखा है, एक सैम्पल को हमने कोड करके रखा है। अब इन 2 सैम्पल में हम डिफरेंस सैम्पल कौन सा है कि इनमें से जो ये सैम्पल हमने कोड किया है अलग, एक सिमिलर सैम्पल होगा इधर पे और एक डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट वन जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, इसीलिए ट्राइंगल टेस्ट को डिफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अदर वर्ड कैन बी यूज फॉर फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग के लिए और दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो उसको हम लाइपोलाइजेशन भी बोलते हैं। जो लाइपोलाइजेशन टर्म है ये फ्रीज ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। स्टेरलाइजेशन तो आपने पता है कि चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए होता है। फ्रेन फ्रीजिंग, ये फ्रेन फ्रीजिंग नहीं, फ्रेन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो कि फ्रेन गैस हम बोल सकते हैं जो फ्रिज में यूज़ होती है। अगर फ्रीज ड्राइंग यहाँ पे हमें ड्राई करने की हम बात करें तो वो लाइफोलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल विद आर्जेमन ऑयल कैन कॉज। कि हमने पढ़ा है कि मस्टर्ड ऑयल में आर्जेमन ऑयल को एडल्ट्रेट करते हैं तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एपिडेमिक ड्रॉपसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एडल्ट्रेटेड अरहर दाल विद खेसरी दाल लीड्स टू। अगर अरहर की दाल में क्या एडल्ट्रेट करते हैं? खेसारी दाल मिलाते हैं, और खेसरी दाल से क्या हो जाता है?
तो उससे होता है लिथ्रिज्म। ठीक है, इसको हम पैरालिसिस डिजीज, इसकी वजह से लोअर लिम्स में पैरालिसिस होने लगता है। तो ये है खेसरी दाल की साइड इफ़ेक्ट्स है। हम बोल सकते हैं कि खेसरी दाल के जो मिलावट करने से जो बीमारी होती है इसको अगर लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते रहे तो। स्पोरेंजियो, अगर यहाँ पे हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर्स की, ये प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में बाई किससे, स्पोरेंजियोस्पोर हैं ये एक टाइप हम बोल सकते हैं कि फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हम और मोल्ड्स में भी। तो ये मोल्ड्स जो यहाँ पे फंजाई नहीं दिया है, तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये मोल्ड से भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेसोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बेस्ट एट विच टेम्परेचर। जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करते हैं, तो ये जो 20 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है इस पे मेसोफिलिक बैक्टीरियाज जो है वो बहुत अच्छे से जो है ग्रो करते हैं। मोल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, इनमें से हम मोल्ड को यूज़ किया जाता है एज अ इंडस्ट्री। तो कौन सा मोल्ड जो है, क्योंकि कई सारे मोल्ड्स हैं जो फूड को इन्फेक्ट करते हैं, टॉक्सिक करते हैं, बट कुछ मोल्ड्स हैं जिनको अच्छे मोल्ड्स हम बोल सकते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो कौन सा है ये, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को यूज़ करते हैं, एक तो हमने पढ़ा है ना एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होता है। पेनिसिलियम सबसे पहले यूज़ की गई थी एज ए एंटीबायोटिक। तो जो पेनिसिलियम मोल्ड्स हैं ये इसका अच्छा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इसको इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी तो आपने पढ़ा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम कॉज करता है ई कोलाई, इंटेस्टाइनल इंटेंसिक फीवर, सैक्रोमाइसिस, ये ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बडिंग एंड फिशन आर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली फॉलोड बाय। जो बडिंग और फिशन प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस है और ये मेनली बैक्टीरिया के द्वारा फॉलो किया जाता है। लाइक कोई ये बैक्टीरिया है, बडिंग मीन्स यहाँ पे एक बड जैसा फॉर्म हुआ, उसके बाद ये इसको कट करके अलग कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बडिंग। तो ये ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डेंजर जोन फॉर कुक्ड फूड। कुक्ड फूड के लिए मेन टेम्परेचर डेंजर जोन क्या है, कि मतलब फूड अगर कुक करके रखा है तो वो क्या टेम्परेचर होगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर उसको ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो कुक्ड फूड है उनके लिए जो डेंजर जोन होता है वो होता है 40 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर होता है के लिए डेंजर जोन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि HACCP में मेन कितने प्रिंसिपल होते हैं। तो HACCP में मेन 7 प्रिंसिपल होते हैं और आप HACCP का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आता है FSAAI इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश अंडर MHNFW इन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछ रहा है कि FSAAI कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ अ पेट्रिफिकेटिव एनारोबिक रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। अगर आप फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन की हम बात करें तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि बोटुलिज्म कॉज करता है। तो ये एक फूड बैक्टीरिया है जो फूड इंटॉक्सिकेशन मीन्स फूड को टॉक्सिक करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफिलोकोकस इज। जो टॉक्सिन्स स्टेफिलोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटेरोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ अ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। इनमें से कौन सा फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। तो अगर हम फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन की हम बात करते हैं तो स्टेफिलोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। ठीक है, तो ये दोनों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस यूरस, तो ये सभी फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फूड प्रोडक्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सैल्मोनेला इन्फेक्शन। सैल्मोनेला इन्फेक्शन, कौन सा फूड है जिसमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन नहीं होता है। तो जो केन्ड फूड होते हैं इनमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन नहीं होता है। केन्ड फूड किससे होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है वो केन्ड फूड को इन्फेक्ट करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन किस में नहीं होता है, तो केन्ड फूड में नहीं होता है। द फॉलोइंग कैन बी गिवन इन अ क्लियर फ्लूइड डाइट। इनमें से क्लियर फ्लूइड डाइट कौन सी है, तो ये कोकोनट वाटर जो है ये क्लियर फ्लूइड डाइट हो जाएगी, क्योंकि राइस वाटर में स्टार्च होता है, मिल्क में और भी सॉलिड रेसिड्यूज होते हैं, बनाना शेक में
तो ये तो हो ही गया बनाना से। कोकोनट वाटर में सिंपली वाटर और मिनरल्स होते हैं, तो क्लियर फ्लूइड डाइट की अगर हम बात करेंगे तो कोकोनट वाटर हो जाएगा। ग्वाइटर इन प्रेग्नेंट मदर कैन लीड टू इन्फेंट, अगर मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसको ग्वाइटर है, मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो जो इन्फेंट होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्रिटिनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बर्थ वेट ऑफ द हेल्दी चाइल्ड बाय 6 मंथ, जो हेल्दी चाइल्ड है उसका जो बर्थ वेट है वो 6 मंथ में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। ईटिंग स्टिकी स्वीट्स टॉफ़ी कैन लीड टू द फॉलोइंग इन द चिल्ड्रेन, तो स्टिकी टॉफ़ी और स्वीट्स वगैरह खाने से क्या होता है, डेंटल कैरीज हो जाती हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो उनको डेंटल कैरीज हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, BMR जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट मदर इंक्रीज्ड बाय, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं RDA 2010 के अकॉर्डिंग दिए हैं, बट आप अभी, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो आप जो है अभी अगर आपको डेटा याद करते हैं तो उसको आप RDA 2020 के अकॉर्डिंग याद करिएगा। आपके लिए कितना क्वेश्चन हो गया, एक तो जो विटामिन B12 है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसके बाद HACCP का फुल फॉर्म क्या है, और रिगर मॉर्टिज्म को अगर हम 1 वर्ड में या कुछ एक या दो वर्ड्स में बोलेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इसकी वजह से आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। टोटल यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 60 बचे हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी, क्योंकि कोल्ड की वजह से बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।